चटनी रोटी ये तो मिलती नहीं हो। मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो वहाँ अच्छा पे भी जी बना नहीं, सिलबट्टे पे नहीं थी। हाँ। वो मिक्सी की। हाँ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे तो फीका ही खाना मिलता था थोड़ा। हाँ। बरगद का एक पेड़ है जो सिंबल है उस यूनिवर्सिटी का, उसकी छांव में बैठते थे। तो वहाँ बैठ के जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला। तो उसने चेंज कर दिया। वो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ गया था। हाँ। तो जुगाड़ कर ही लेता है आदमी। किसी अंग्रेज को तो नहीं खिला दिया। नहीं नहीं वो तीखा खा के करने लगे। अतीत जब वर्तमान से मिलता है तो यादों का ये खूबसूरत कारवां बन जाता है। आज के इस खास वीडियो में हमारे साथ दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी जद्दोजहद और जज्बात को हमारे साथ साझा किया है। एक तरफ हम बात करेंगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब की, जिन्होंने इलाहाबाद की उन गलियों से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक को वो अनसुना सफर बयां किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो संघर्ष, वो कविताएं और इलाहाबाद का साथ साथ कुछ आज आपकी आंखों के सामने होगा। और वहीं दूसरी ओर सांसद इकरा हसन जी ने अपने पुराने दिनों की उन यादों की पोटली खोली है जो अब तक दुनिया की नज़रों से ओझल थी। बचपन की वो मासूमियत और आज की ये जिम्मेदारी उनके लफ्ज़ों में एक अलग ही ठहराव है। तैयार हो जाइए आज ऐसी गुफ्तगू के लिए जो सिर्फ शब्दों का मेल नहीं बल्कि दो जिंदगियों का खुला पन्ना है। चलिए वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखते हैं। दुकानदार वगैरह सब एक दूसरे को जानते जानते हैं। हैं। तो वो मजाक करते हैं कि अच्छा आज, अरे आज तो तुम भी आ गए, कोई मेहमान आया होगा तभी आए हो। तो एक ईटिंग पैटर्न जो है वो कम्युनिटी के हिसाब से हो जाता है। तो हमारा भी ऐसे ही है। बहुत कम मतलब ओकेजन पे कोई मेहमान आ जब गया आप कोई। लंदन में थी तो ये सब चाय चटनी रोटी ये तो मिलती नहीं हो। मैंने बनानी सीख ली थी चटनी तो वहाँ अच्छा पे भी जी नहीं, सिलबट्टे पे नहीं थी। वो मिक्सी की। लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो फीका ही खाना मिलता था थोड़ा। तो एक वहाँ पर मक्खन की जगह, अच्छा मैं खुद पर्सनली मलाई और चटनी भी खा लेती हूँ रोटी के साथ। तो वहाँ पे वो थिक क्रीम उनकी मिलती थी। मिलती है। उसके साथ मैंने चटनी बनानी सीख ली थी मिक्सी में, जैसी कैसी भी। लेकिन वो टेस्ट थोड़ा थोड़ा आ गया था। तो जुगाड़ कर ही लेता है आदमी। किसी अंग्रेज को तो नहीं खिला दिया। नहीं नहीं तीखा खा के करने लगे। नहीं, मतलब बस उनका टेस्ट डेवलप नहीं है और हमारा इतना ज्यादा है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। अच्छा वहाँ जब वहाँ से आते होगे लंदन से तो सबसे पहले मम्मी ये बनाओ, मम्मी लेके तैयार। ये बचपन से रहा है क्योंकि बचपन से मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो जब भी घर आते हैं बचपन से ही तो फरमाइशें पहले से ही शुरू हो जाती हैं कि ये चाहिए, वो बनना है, ये बनना है। तो आज भी ऐसे ही है। जैसे सर्दियां होते ही गन्ने की रस की खीर जरूर बनेगी। गुड़ डाल वो रस और चावल वाला। जी जी जी। तो मेरी अम्मी वो बनाती हैं और फिर वो सबको खिलाती हैं, खूब सारी बनाएंगी। तो लेकिन वो फरमाइश मेरी ही रहती है पहले। तो फिर इस तरह की चीज़ें, एक सूखी सेवइयाँ होती हैं, वो वैसी तो सब खा लेते हैं। सूखी सेवइयाँ वो भी मेरी अम्मी बनाती हैं फरमाइश पे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब पहले से ही, जिनका वक्त के हिसाब से, सर्दियों का ये है, सर्दियों में ये बनेगा ही, साग बनेगा ही, कढ़ी मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं। उन्हीं के हाथ की मुझे पसंद है पर वो कम ही मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा पसंद करते हैं। लंदन की कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी खाने में? लंदन की, वहाँ पे लंदन में मीठा काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वहाँ पे। तो चॉकलेट नहीं हाँ जी, वो केक वगैरह और इस तरह की जो उनके बेक्ड आइटम हैं वो काफ़ी अच्छे रहते थे। बाकी खाना मुझे कोई ख़ास वहाँ का, सब ठंडा, सब बस एकदम उठाया और चल दिए वैसे वाला खाना था। तो हम लोग एक टाइम तो गरम खाना चाहिए ही चाहिए। तो कहीं एक हमारे वहाँ पे हरे कृष्णा वालों का वो भी रहता था बहुत। टेम्पल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत आती थी। तो वो एक दिन हमारे यहाँ वो लगाते थे स्टॉल।
तो वहाँ पे भी मैंने खाया है। तो वो गरम गरम खाना मिलता था ठंड में बिल्कुल बाहर पार्क में, तो उसका एक अलग ही वो था। हाँ। तो गरम खाने की वहाँ बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ सब वही सैंडविच खा लीजिए, ये खा लीजिए ठंडा। हमें आदत है गरम गरम खाने की, गरम रोटी तवे से गरम निकली। आए, गरम सब्जी हो। तो एक वक्त तो कुछ ना कुछ खुद ही जुगाड़ करना पड़ता था। खाने का हुनर मुझ में है नहीं बिल्कुल भी। कुछ अच्छा है। इलाहाबाद वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। पहली तो बार आप शहर ये सांसद इकरा सिंह जी का वीडियो देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है उनका वीडियो पसंद आया होगा। उन्होंने अपने बचपन की कहानियाँ अपनी पसंद बयां की है। जो भी सुना वो सब कुछ ठीक सुना। अब हम आपको लेकर चलेंगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब की। आइए कुछ उनके भी अनसुने किस्से सुनते हैं। वीडियो देखिएगा। पहली बार शहर बाहर निकल के आया, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, और फिर वहाँ आकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जाहिर सी क्या बात उसने आपको बदला एज ए इंसान? हाँ, यकीनन, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मैं चाहता था वो करने के लिए एक बड़ा कैनवस मिला। वहाँ लिटरेरी माहौल था, अलग अलग तरह के कंपटीशन होते थे। पता चल रहा है डिबेट के कंपटीशन हो रहे हैं, पोइट्री का कंपटीशन हो रहा है, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। और बच्चों का भी एक जो मतलब साथ मिला, साथ के पढ़ने वाले लड़कों का, लड़कियों का, वो बहुत खूबसूरत था। उनमें लिटरेचर था। और चूंकि उसी यूनिवर्सिटी में फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बहुत बड़ी legacy बड़े है। बड़े लोग, बहुत बड़ी बड़ा legacy। नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके सीनेट हॉल में कभी आकर के फैज़ अहमद फैज़ ने नज़में पढ़ी हों, तो वो सब बहुत लुभाता था। वो जो बरगद का एक पेड़ है जो सिंबल है उस यूनिवर्सिटी का, उसकी छांव में बैठते थे। तो वहाँ बैठ के जब हम अपने दोस्तों के साथ शायरी पे बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि अंदर कुछ फील आ रहा है उन शायरों वाला। तो उसने चेंज कर दिया। फिर मुशायरों में सक्रिय हुआ, कवि सम्मेलनों में। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वाह। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर से किया, परास नाटक। तो उस दौरान मैं हिंदी में कविताएं लिखने लगा और हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे सक्रिय हो गया। देश के जितने बड़े नाम हैं सबके साथ कवि सम्मेलनों में जाना, सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार, कुमार विश्वास, और ये सब सारे लोग जो कवि सम्मेलनों में बड़े नाम थे, उनके साथ कवि सम्मेलनों में जाता था। फिर वहाँ की दुनिया में एक ठीक ठाक नाम अपना भी बना लिया, थोड़े पैसे आने लगे। तो परिवार को लगा कि नहीं ठीक है, अब अपनी मर्जी का कर रहा है तो कर रहा है। सही बात है। लास्ट कब गए थे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? मैं 2008 में मैंने पास आउट किया। नहीं, उसके बाद कभी ऐसा जाने का मौका मिला? नहीं, हाँ, जाना तो रहा, खूब जाना रहा। मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया वहाँ से, वापस से? हाँ, वापस से। और उसके बाद जो है लगाव तो। बट ऐसे पॉलिटिक्स में आने के बाद कभी ऐसा मौका पड़ा कि कभी जाके बस भले ही आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए जाके बस वो गलियों को देख के आए कि अरे यार? अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बार इलाहाबाद गया था, चूँकि एक प्रोग्राम वहाँ होता है। हमारे कुछ साथी हैं जो विकलांग बच्चियों की शादी करवाते हैं। अरे तो वो एक बहुत अच्छा काम है, तो उससे मैं बहुत शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। तो अब तक 200 से ज़्यादा विकलांग बच्चियों की शादी हम तमाम दोस्त करवा चुके हैं। यक्षी नारायण यादव जी हैं, वो उसको लीड करते हैं। तो उस कार्यक्रम में इस साल मैं गया, तो वो सारी गलियाँ, वो चौबारे सब याद आए। नाम बदल गया है लेकिन शहर का? आपके दिल में इलाहाबाद है, प्रयागराज है? शहर का नाम जो है वो देखिए, प्रयागराज तो वो हमेशा से था। सही बात। प्रयागराज स्टेशन था, प्रयाग स्टेशन था, गंगा जमुना, लोग उसको प्रयाग ही बोलते थे, उस एरिया को प्रयाग ही था। और वो हमेशा से प्रयागराज था। शहर इलाहाबाद था। अब सरकार को ये भी चुभा, लेकिन इलाहाबाद में पला बढ़ा, इलाहाबाद की गलियों में जिसने सांस ली है, उसके लिए वो प्रयागराज इलाहाबाद रहेगा हमेशा। इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है। आपने जस्ट इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में एक बात बोली कि हमेशा लोग सोचते हैं कि उस ज़माने में पोएट्री या शायर होना कोई बहुत फीजिबल ऑप्शन नहीं था करियर के लिए। हाँ। क्या वो चीज़ बदली है अब हम 2023 में? हाँ, नहीं, वो 2012-13 आते आते बदला, जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया, मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथ में आए, तो वो चीज़ें बदली। शुरू में पैसे नहीं थे, 2000 रुपये भी, 1000 रुपये भी। मुझे याद है मैंने पहला कवि सम्मेलन पढ़ा तो मुझे 100 रुपये मानदेय मिला था। लेकिन बाद में खूब पैसे आते गए। वो मुशायरा और कवि सम्मेलन शो की तरह होता गया, इवेंट की तरह होता गया। तो अच्छा हुआ। मैं जब आया तो मुशायरों में बहुत कम पैसे थे, कवि सम्मेलनों में तो फिर भी पैसा था। थोड़ा सरकारी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, महोत्सव हो या फिर नुमाइश के प्रोग्राम, जो एक परंपरा है देश में, हिंदी पट्टी में खास तौर से, तो वहाँ पैसे थे। लेकिन मुशायरों में बहुत कम पैसे थे। लेकिन दुर्दशा हुई, आप मानो ना, उसकी बनिस्बत बहुत कम पैसे थे। जहां आप बॉलीवुड से बुला करके किसी एक सिंगर को या किसी एक
नृत्यांगना को आप जो है वो 15 लाख 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वहीं कवि सम्मेलन का 10 कवियों का बजट भी जो है वो आप 2 लाख रुपए रख रहे हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अंतर कितना था। जबकि आप देखें तो इंटरटेनमेंट कई अलग अलग विधाओं में, एक 10 पोइट हैं अगर एक कवि सम्मेलन में, तो वो 10 तरह का टेस्ट जो है वो सही में दे। तो इस कंप्लीट वीडियो को भी देख चुके हैं, इमरान साहब को भी सुन चुके हैं। उन्होंने भी बताया कि मेरा पहला मुशायरा कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने रुपए मुझे मिले और क्या मुझे एंटरटेनमेंट मिलता था, क्या कितनी मुझे आज़ादी मिलती थी, कब हम दिल्ली आए, क्या मैंने दिल्ली में किया, कैसे मैंने लोगों को पहचाना, कैसे हम सियासत में आए। तो ये सब कुछ वीडियो में आपने देखा। इस वीडियो में या इससे पहले के वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो उनका एक पूरा एपिसोड हम पार्ट बाई पार्ट लेकर हाजिर हो रहे हैं आप सभी के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपको वो पूरा जो पॉडकास्ट हुआ है वो सारी बातें आपके बीच में लाकर रखी जाएं। तो आप ये कमेंट्स करके बताएं। इकरा हसन जी का वीडियो देखा, इमरान साहब का सुना, तो इसमें आप सबसे ज़्यादा किसे और ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आप इन दोनों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको वक्त वक्त पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।